नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम Q1 रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहली कंपनी जो हम एनालाइज करेंगे वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। काफ़ी शानदार रिजल्ट्स दिए अल्ट्राटेक सीमेंट ने। सेल्स ग्रोथ जो है 13% का है। ईपीएस ग्रोथ तो 46% का है, तो ईपीएस ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। इस सेक्टर में एक्चुअली सीमेंट सेक्टर में पिछले 18 महीने में बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ है। तो जो लार्जर प्लेयर्स हैं उन्होंने छोटे प्लेयर्स होते हैं उनको एक तरह से अक्वायर किया। तो अल्ट्राटेक ने केसोराम को, इंडिया सीमेंट्स को अक्वायर किया। तो इसकी वजह से जो प्राइसिंग पावर है वो इस सेक्टर में बढ़ा है। तो इफ यू स्टिल सर्वाइविंग इन दिस सेक्टर यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्राइसिंग पावर विच यू वर नॉट गेटिंग बिफोर, राइट। तो सीमेंट सेक्टर लास्ट ईयर, आई मीन FY26 की जिस साल के हम रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, इट ग्रो एट अराउंड 5.5%। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो बाय अराउंड 7.5%। तो एक तरह से मैनेजमेंट का टोन भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। तो इस बार का वॉल्यूम ग्रोथ सीमेंट का कुछ 9.7% है, बट द मैनेजमेंट हैज टोल्ड दैट वी कुड लुक एट 11 to 12% और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इन द नेक्स्ट 1 year, राइट। तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो सिर्फ 7.5% से इंक्रीज हुआ है। तो एक तरह से सीमेंट में मैसिव एक टेलविंड है। द रिजल्ट्स वर गुड एज पर एक्सपेक्टेशंस। मैं स्टॉक चार्ट भी दिखा देता हूँ, राइट। इफ यू लुक एट द चार्ट ओवर हियर, देयर इज अ लॉट ऑफ sideways movement which happened in the last 1 year, but 200 DMA जो है उससे ऊपर ही था स्टॉक फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये काली वाली लाइन जो दिख रही है, ब्लैक लाइन जो दिख रही है, ग्रे लाइन जो दिख रही है, दिस इज 200 DMA। एंड फॉर द लास्ट 1 year काफी अच्छे से कंसोलिडेट करके एक तरह से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, एंड वन कुड सी फर्दर अपसाइड इन दिस स्टॉक। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी in the cement sector because there are tailwinds. The sentiment is positive for the sector. So when I write sentiment over here, it is for the sector that I mean the sentiment is. तो for example cement sector में काफी positive sentiment है, right? तो ये H1 रिजल्ट्स है। तो H1 रिजल्ट का मतलब Q1 रिजल्ट है। Q1 में बारिश की वजह से थोड़ा ढीला होता है काम, बट H2 में नॉर्मली cement companies or steel companies give better results as compared to H1, right? So the next company that we discuss is Dixon Technologies. Dixon Technologies का तो market estimates को एक तरह से beat कर दिया, तो results were better than the expectations। एक हायर टारगेट प्राइस दिया है एनालिस्ट ने, बट ये भी कहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट होगा क्योंकि द स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय 53% इन द लास्ट 1 year, वेयर इज द ईपीएस ग्रोथ इज 67%। तो डिक्सन एक काफी फेमस स्टॉक है, काफी स्टॉक प्राइस ऊपर गया है इसका। डबल किया है सेल्स, रेवेन्यूज को डबल किया है, 95% से एक तरह से सेल्स ग्रोथ है। और जो मोबाइल का इनका वर्टिकल है, दैट इज द वन विच एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू दिस 95%। एंड द एक्सपेक्टेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ऑल्सो दैट दे विल डबल द current revenue growth. The sentiment around the sector, the EMS sector is very very positive. मैं एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ। डिक्सन का एक तरह से फ्लैटिश ही दिख रहा है, बट 56% से स्टॉक प्राइस ऊपर गया है पिछले एक साल में। थोड़ा साइडवेज दिख सकता है मूवमेंट, बट प्राइस टारगेट विच इज बीन गिवन इज गिवन अ हायर काइंड ऑफ अ प्राइस टारगेट। तो एक तरह से री रेटिंग हुई है स्टॉक में डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स दैट इट गेव, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज इन्फोसिस। इन्फोसिस ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, बट जो सेंटिमेंट है आईटी का वो बहुत नेगेटिव है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस एक तरह से कोलैप्स हो गया रिजल्ट्स के बाद, राइट। तो बहुत मैटर करता है कि सेंटिमेंट क्या है अबाउट द सेक्टर। तो ये जो अनसर्टनिटी है यूएस में, वहाँ के बिजनेसेस में क्लाइंट्स जो है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इन्फोसिस को या फिर आईटी सेक्टर का एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में एक तरह से रिजल्ट्स आए हैं। ये एआई की इतनी बात हो रही है तो लथड़ा जा रहा है एक तरह से आईटी को कि अगले 3-4 साल में आईटी एक तरह से बंद होगी, वैसे एक तरह से कमेंट्री दी जा रही है। बट बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत कॉन्ट्रेरियन व्यू लेते हैं, कि उनको वो मान के चलते हैं कि इन्फी जैसे कंपनी जिसने एक अच्छा रिजल्ट दिया है उसमें एक तरह से पोजिशन बनाते हैं, और जैसे ये 6-8 महीने में झंझट खत्म हो जाएगा अनसर्टिनिटी का यूएस में, तब एक तरह से ये स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो बहुत सारे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो एक बुरे सेक्टर पे पैसा लगाते हैं या फिर एक ऐसे सेक्टर पे पैसा लगाते हैं जिसका एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, बट स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है या स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट, कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए, सो दैट 9 से 10 महीने में या फिर अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो इन्फोसिस कुड बी वन दैट कंपनी। आई एम नॉट सेइंग दैट यू एलोकेट कैपिटल टू दिस कंपनी, बट दिस इज अ गुड कॉन्ट्रेरियन बेट, स्पेशली इफ यू लुक एट दी न्यूज फ्लो अराउंड द आईटी सेक्टर, राइट। तो सीमेंट में तो मैसिव टेलविंड है, तो लोगों को पता है कि सीमेंट में काफी अपसाइड है, बट इन्फोसिस इज अ कॉन्ट्रेरियन प्ले। तो ईपीएस ग्रोथ इस कंपनी का करीबन 9% है, सेल्स ग्रोथ 8% है। दिस वाज good beating the estimates, so they outperformed the expectations, the general expectations in the market, and the tone is very cautiously optimistic. तो इनका जो एक एक कांस्टेंट करेंसी रेट पे इनका गाइडेंस 0 to 3% था इस साल का, इट हैज बीन इंक्रीज टू 1 to 3%। तो कांस्टेंट करेंसी ये होता है कि यू रिमूव द वॉलेटिलिटी इन द करेंसी। तो करेंसी पे जो भी, फॉर एग्जांपल
लेट्स से यूएस के क्लाइंट्स है और दो कंट्रीज के साथ बिजनेस करते हैं, इंडिया एंड यूरोप, राइट। एंड इंडिया का जो रुपी है वो 13% से अप्रिशिएट होता है और यूरो जो है वो सिर्फ 5% से अप्रिशिएट होता है। बट सेल्स दोनों के सेम होते हैं, एक तरह से ग्रोथ दोनों कंट्रीज को सेम दिया जाता है, राइट। या फिर दोनों कंट्रीज में जो कंपनीज है वो सेम ग्रोथ करते हैं। बट इंडिया का जो ग्रोथ है वो ऑप्टिकली ज्यादा दिखेगा क्योंकि इंडिया की करेंसी ज्यादा अप्रिशिएट हुई। तो दैट्स वाई दे यूज द फंडा ऑफ कांस्टेंट करेंसी, जिसमें जो करेंसी का फ्लक्चुएशंस है उसको एक तरह से निकाल देते हैं एंड दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्चुअल ग्रोथ दैट द कंपनीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री आर गिविंग। तो कांस्टेंट करेंसी पे गाइडेंस जो है 0.3% से 1.3 तक कर दिया, विच इज अ गुड थिंग। तो एक पॉजिटिव टोन है, भले एक ऑप्टिमिस्टिक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टोन है, बट एक पॉजिटिव टोन है एक नेगेटिव सेंटिमेंट में, राइट। तो इन्फोसिस का एक तरह से स्टॉक पूरा कोलैप्स हुआ। मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो जैसे रिजल्ट्स आए तो यहाँ पे आप देखिए स्टॉक जो है वो पूरा नीचे चला गया, बट पिछले एक साल से भी इन्फोसिस का स्टॉक नीचे ही जा रहा है। सो द स्टॉक प्राइस हैज बीन डाउन बाय 17% इन द लास्ट 1 ईयर, वेयर इज द ईपीएस ग्रोथ हैज बीन अ पॉजिटिव 9%। तो एक अच्छा कॉन्ट्रेरियन बेट बन सकता है इन्फी, राइट। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी डिस्कस इज कोलगेट, यस। तो कोलगेट एज पर एक्सपेक्टेशंस काफी बुरे नंबर्स दिए। तो सेल्स ग्रोथ इज -4%, ईपीएस ग्रोथ इज -12%, स्टॉक प्राइस डाउन बाय 30%। तो कहीं ना कहीं एक हायर बेस इफेक्ट का यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है। तो पिछले साल करीबन 12% का सेल्स ग्रोथ दिया था, विच वॉज लाइक अ फेयरली हायर सेल्स ग्रोथ एज पर एक्सपेक्टेशन। तो करीबन एक बेस इफेक्ट दिख रहा है एंड इट इज बैड एज पर एक्सपेक्टेशंस। गाइडेंस जो है वो वीक दिया है, कहा है कि कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेके आएंगे इन H2, जिसकी वजह से the sales will go up, right? But management खुद इतना confident नहीं है कि वो premium products किस तरह perform करेंगे। तो Colgate I think is going to see some pain, right? बजाज फाइनेंस ने कल अपना रिजल्ट दिया और 6% स्टॉक मार्केट एक तरह से टूट गया क्योंकि कमेंट्री में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिखी, राइट। तो एसेट क्वालिटी पे बहुत सारे एक तरह से कमेंट्री दिखी जिसपे कहा गया कि आपका जो ग्रॉस एनपीएस है, नेट एनपीएस है, वो बढ़ जाएंगे, बढ़ चुके हैं और आगे भी बढ़ेंगे। और जो जिनको 2 व्हीलर्स के लिए लोन दिया गया है, 2 to 3 व्हीलर्स के लिए जो भी जिन लोगों को लोन दिया गया है, उन्होंने अपना पैसा वापस नहीं दिया है, राइट, या फिर लोन चुकता नहीं किया है। एसएमईज को एक तरह से जो लोन्स दिए गए हैं उसमें काफ़ी ख़राब एक तरह से कलेक्शंस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसने कहा है कि वी सी अ लॉट ऑफ पेन इन आवर बिजनेस एंड दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द लार्जर पेन इन द इकोनॉमी। तो ये सुन के एक तरह से स्टॉक मार्केट 6% से कल कोलैप्स हो गया, राइट। तो अगर आप नेट एनपीए या ग्रॉस एनपीए की बात करें, इसका मतलब क्या है? ग्रॉस एनपीए मैं समझा देता हूँ साधारण एकदम सरल भाषा में कि लेट्स से आपने किसी को लोन दिया है, आप बजाज फाइनेंस है और फॉर द लास्ट 3 मंथ्स 90 दिनों तक ना उसने इंटरेस्ट पे किया है ना अपना प्रिंसिपल पे किया, तो दिस इज ग्रॉस एनपीए, राइट। इसमें आपने क्या कर दिया, जैसे 2 करोड़ का लोन दिया है बट आपने 50 लाख के प्रोविजंस एक तरह से ऐड कर दिए कि मुझे पता है कि ये थोड़ा डाइसी है, पूरा 2 करोड़ नहीं मिलेगा, तो मैं 50 लाख का एक प्रोविजन ऐड कर देता हूँ। तो योर नेट एनपीए इज ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस। तो ग्रॉस एनपीए भी बड़ा है, नेट एनपीए पे बड़ा है। एसेट क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज किए गए हैं और कहीं ना कहीं इसको एक लार्जर इकोनॉमी के साथ अटैच किया गया कि यार लार्जर इकोनॉमी में पेन है, एमएसएमईज अपने लोन्स को चुकता नहीं कर रहे, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स वाले जो लोन ले रहे हैं वो अपने लोन को चुकता नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो चुकता नहीं कर रहे। तो शायद इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो रहा है जो इतना सही नहीं है, और ये सुन के मार्केट करीबन 6% से कोलैप्स कर गया, राइट। तो सेल्स ग्रोथ 21% का दिया है, ईपीएस ग्रोथ 20% का दिया है। बजाज फाइनेंस पिछले एक साल में 37% से ऊपर गया है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ बजाज फाइनेंस का। तो अगर आप पिछले एक साल का डेटा देखें तो 200 डीएमए या 250 डीएमए जो है उससे एक तरह से आउट परफॉर्मिंग कर रहा है पिछले 6 महीने से। बट आई थिंक थोड़ा अभी साइडवेज कंसोलिडेशन दिखेगा। द फैक्ट दैट द रिजल्ट्स और एटलीस्ट द सेंटिमेंट वाज वेरी नेगेटिव अराउंड द रिजल्ट्स ऑफ बजाज फाइनेंस, राइट। सो नेक्स्ट कंपनी दैट वी मूव इज डालमिया सीमेंट। एक और सीमेंट कंपनी है, इसमें भी आपको सेल्स ग्रोथ जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी फ्लैटिश दिखेगा, 0% का वॉल्यूम ग्रोथ है, बट ईपीएस ग्रोथ 179% का है, राइट। काफी ज्यादा वैल्यू ग्रोथ हो रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगले जो 70% केपेक्स जो आने वाला है सीमेंट सेक्टर में वो 4 बड़े प्लेयर्स ही करने वाले हैं। तो छोटे प्लेयर्स को तो अक्वायर कर दिया, तो
इतना मैसिव कंसोलिडेशन हुआ है। स्टॉक प्राइस भी 37% अप है, भले ईपीएस ग्रोथ 179% अप है पिछले एक साल में। द रिजल्ट्स वर एज पर एक्सपेक्टेशन। सेंटिमेंट भी काफी पॉजिटिव है, एक टेलविंड है सीमेंट में, जैसे हमने डिस्कस किया अल्ट्राटेक के वक्त भी, राइट। एंड द गाइडेंस एंड टोन इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अराउंड दिस सेक्टर। तो दालमिया सीमेंट का अगर आप चार्ट देखें तो स्टॉक प्राइस अप्रैल से काफी ऊपर पहुंच गया है, राइट। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी टेक इज कोफोज। कोफोज एक बहुत बढ़िया कंपनी है, आईटी कंपनी है, बढ़िया कंपनी, बढ़िया रिजल्ट देती है। इसका पी हर वक्त ज्यादा रहता है, तो जब तक ये अच्छा रिजल्ट देते रहेगी इसका पी अच्छा ही रहेगा। बट इस कंपनी ने दो चीजें गलत कर दी। एक तो इन्होंने जो भी रिजल्ट दिया है वो मार्जिनली मार्केट के एस्टिमेट से नीचे निकला, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस टूटा। और ऑब्वियसली आईटी के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो स्टॉक प्राइस एक तरह से इनका टूट ही गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जो सेल्स ग्रोथ है वो 56, इतना शानदार सेल्स ग्रोथ है, 56% का सेल्स ग्रोथ है इन स्पाइट ऑफ सो मेनी मैक्रो अनसर्टेनिटीज। 56% का सेल्स ग्रोथ दिया है, ईपीएस ग्रोथ 138% का दिया है। स्टॉक प्राइस फॉर द लास्ट 1 ईयर इज अप 34%। तो मैं इसका भी चार्ट दिखा देता हूँ। फ्लैटिश ही दिख रहा है मेरे को, पिछले एक साल में कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और अब मुझे लगता है फिर से नीचे आएगा। बट कोफोज इज अ वेरी गुड कंपनी, मुझे काफी सही कंपनी लगती है। इसका पी ज्यादा है, बट पी ऐसे कंपनीज का ज्यादा होना भी चाहिए, राइट। सो द नेक्स्ट कंपनी दैट वी टेक इज वी टेक इज टाटा कंज्यूमर। डॉक्टर रेड्डीज का हम एक तरह से लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। टाटा कंज्यूमर का इट वाज अ मिक्स्ड बैग ऑफ रिजल्ट्स, क्योंकि मार्केट एस्टिमेट कर रहा था कि रूरल ग्रोथ जो होगी वो काफ़ी सही होगी। तो इसका जो 30-35% पोर्टफोलियो या रेवेन्यूज है वो रूरल ग्रोथ से आता है। तो कंपनी ने काफ़ी एवरेज से रिजल्ट्स दिए, 10% सेल्स ग्रोथ का है, 15% ईपीएस ग्रोथ का है। स्टॉक प्राइस में पिछले एक साल में कुछ हुआ नहीं है, 13% ही हुआ है। तो दिस वाज द रिजल्ट्स वेरी एवरेज एंड दे मिस द एस्टिमेट्स, राइट। तो सेंटिमेंट तो पॉजिटिव ही एफएमसीजी के लिए, लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि रूरल कंजम्पशन पिकअप हो रहा है तो एफएमसीजी अच्छा ही करेगा। बट एक अच्छे पॉजिटिव सेंटिमेंट के एटमॉस्फेयर में इस कंपनी ने एक एवरेज सा रिजल्ट दिया है। मैनेजमेंट का टोन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, बट वील हैव टू लुक आउट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एज वेल। तो एफएमसीजी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे फिर वो नेस्ले ने जो रिजल्ट दिया या फिर टाटा कंज्यूमर ने दिया या फिर कोलगेट ने दिया, काफी बिलो एवरेज रिजल्ट्स है, मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं सोच रहा था कि रूरल कंजम्पशन में जो एक तरह से ग्रोथ दिख रहा है वो रिफ्लेक्ट करेगा इन रिजल्ट्स में, राइट। बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई वाज द बेस्ट परफॉर्मर। एचडीएफसी ने भी अपने रिजल्ट्स दिए, बट आईसीआईसीआई वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी विद इट्स रिजल्ट, और बेटर देन द पैक, आई वुड से। एक्स्ट्रॉर्डनरी जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स मैं यूज नहीं करूंगा, राइट। तो क्या होता है जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, जब आरबीआई कम करता है तो लेंडिंग रेट्स पे इमीडिएटली असर पड़ जाता है, राइट। बट डिपॉजिट्स में पड़ने के लिए करीबन 2 to 3 क्वार्टर्स लगते हैं। तो शॉर्ट टर्म में बैंक्स के जो निम्स होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, बट लॉन्ग टर्म में एक्सपैंड होती है। तो फॉर एग्जाम्पल इस क्वार्टर का रिजल्ट खराब ही है, निम्स जो है खराब ही आया है बैंक्स के। अगले क्वार्टर के भी खराब ही आएंगे, बट उसके बाद के क्वार्टर्स जो रहते हैं उनके निम्स जो अच्छे आएंगे, राइट। तो आईसीआईसीआई का भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर का 14% है, जो काफी बढ़िया है। और except for the next quarter, the next to next quarter and the quarter after that, इनके निम्स काफी एक्सपैंड होंगे HDFC, ICICI के, राइट। द स्टॉक इज अप 23%। तो ये स्टॉक जो है इट्स अप 23%, तो काफी ज्यादा एक तरह से बाइंग हुई है स्टॉक में। एंड इट इज इसका प्राइस टू बुक भी अगर आप देखोगे, मेरे पास नंबर्स है 2.8 है। एचडीएफसी का प्राइस टू बुक 1.74 है। तो अगर रिजल्ट्स आईसीआईसीआई एचडीएफसी से अच्छे दे रही है तो वैल्यूएशन भी उसको अच्छे ही मिलेंगे, राइट। तो रिटर्न ऑन एसेट भी आईसीआईसीआई का 1.84 है, 2.18 है, जबकि एचडीएफसी का 1.74 है। मैं पिछले एक साल की, पिछले 12 महीने की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक वी सी some kind of progress that ICICI has made over HDFC। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए ICICI, टोन भी पॉजिटिव है, सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। बट मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छे रिजल्ट दिए, जैसे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये सारे कंपनीज के Q1 रिजल्ट्स थे। वील मीट अगेन। दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस गाइस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट इन द मार्केट। एंड प्लीज ये वीडियो अगर आपको वैल्यूबल लगा है तो इसको सर्कुलेट कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।